जयराम जी की मित्रों, आप सभी का पुनः मेरे इस YouTube मंच पर स्वागत है। मैं, जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय देश के ऑलमोस्ट राज्यों में तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो मैंने राज्य वाइज उन सरकारों की जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं से जुड़े हुए जो फाइलें हैं, उन फाइलों से जुड़ी हुई खबरें, उन खबरों को खंगालने का काम करना शुरू किया। तो मेरे हाथ सबसे पहले हमारे देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका गृह राज्य गुजरात, जहां पिछले कई सालों से तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो मैंने कहा चलिए आज हम गुजरात की एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराऊं, जिस खबर को मौजूदा गोदी मीडिया, या यूं कह लीजिए कि शासन सत्ता जो केंद्र में है उसका गुणगान करने वाली मीडिया आपको ऐसी खबरों तक नहीं पहुंचने देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल इंजन की सरकार का पहला अध्याय गुजरात से। दरअसल जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं गुजरात में, वो दूर होने की वजह से गरीब घरों की लड़कियों के लिए कि वो ड्रॉप आउट ना हों, स्कूल ना छोड़ें, कॉलेज ना छोड़ें, इसलिए 9वीं क्लास में आते आते गुजरात सरकार उन्हें मुफ्त साइकिल देती है। 2 साल पहले गुजरात सरकार ने 1,70,000 से अधिक साइकिल खरीदकर उन्हें धूप और बारिश में खराब होने के लिए छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुजरात की जो ये तथाकथित दूरदर्शी सरकार है, इसने साइकिल खरीदने के बाद सोचा कि इसमें बस्ता रखने का होल्डर भी होना चाहिए। लिहाजा लड़कियों को न नॉर्मल साइकिल मिल पाई और ना ही वो होल्डर वाली साइकिल मिल पाई। इस गुजरात मॉडल पर आधारित इसे हम साइकिल घोटाला कहेंगे। गुजरात सरकार की ये योजना लगभग 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है, जहां गुजरात के 14 से ज़्यादा अधिक जिलों में सरस्वती साधना योजना के तहत खरीदी गई लाखों ये साइकिलें आज तक वितरित नहीं हुई। ये साइकिलें, जैसा कि मैंने बताया, कि खस्ता हालत में पड़ी हैं। और मज़े की बात यह है कि सरकार फिर से नई साइकिलें खरीदने के लिए टेंडर जारी करने की तैयारी कर दी। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं में अगर तेजी आ जाती है का मतलब है कि अब कोई बड़ा घोटाला होने वाला है। तो सरस्वती साधना योजना के तहत साइकिलों की खरीद में लगभग 8.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। जब इस मामले की जांच की तह पर गए हमारे गुजरात समाचार के पत्रकार, तो उन फाइलों में कथित तौर पर
देरी का आरोप लगाया गया, क्योंकि इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता फंस सकते थे। 2023-24 में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना शुरू करी थी। इस योजना का उद्देश्य जून 2023 तक SC, ST और OBC समुदाय से संबंधित गरीब परिवारों की लड़कियों को साइकिल वितरण करना था। हालांकि इस प्रक्रिया में देरी का जो सामना करना पड़ा उन बच्चियों को, इसका सीधा सीधा तो कारण नहीं कोई बता रहा है, लेकिन इसमें निविदा का जो चरण होता है वो भी शामिल है। देरी का कारण एक जो सबसे बड़ा है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप चौंक पड़ेंगे, कि कोई एक विशिष्ट कंपनी जिसके पक्ष में निविदा नियमों में संशोधन करना जरूरी था, मतलब घोटाला करने के लिए। इसके अलावा राज्य ने अन्य राज्यों की दरों की तुलना में एक साइकिल खरीद पर 500 रुपये अधिक दर पर बिल पेश करने को कहा उस तथाकथित विशिष्ट कंपनी के मालिक को। अब आप अनुमान लगाइए कि 1,70,000 साइकिल खरीदी गई, तो 1,70,000 गुणे 500 रुपया, लगभग 8.5 करोड़ रुपया का घोटाला सीधे सीधे ये बनता है। अब राज्य सरकार ने साइकिल कंपनी को 8.5 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान कर दिया। इस हिसाब से गांधीनगर में जो गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र है, उसने अप्रैल 2024 में अपने किए गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षणों से पता लगाया कि साइकिलें घटिया गुणवत्ता की थी, जो दिए गए दिशा निर्देश थे उनको पूरा नहीं करती, और ISI मानकों का जो पालन करना चाहिए था उसमें वो विफल रही। जो निविदा शर्तें हैं उसमें भी बड़ा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उसके बावजूद वो साइकिलें खरीदी गई। विशेष रूप से GREMCO, ये एक सरकारी जांच एजेंसी होती है गवर्नमेंट की, गुजरात गवर्नमेंट की, उसने निविदा प्रक्रिया के दौरान आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि दरें राजस्थान की तुलना में 587 रुपये महंगी हैं और पश्चिम बंगाल की तुलना में 425 रुपये अधिक। फिर भी इस मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अंकलेश्वर, खेड़ा, छोटा उदयपुर, धनेरा, वडोदरा, नर्मदा, राजपीपला, बनासकाठा, बोटाद, आनंद, सुरेंद्रनगर, जामनगर, दाहोद, भरूच, ऊना, गीर, सोमनाथ, पंचमहल और मोरबी जैसे अनेक जिलों में हजारों की तादाद में साइकिलें अभी भी वितरित न होने के कारण सूखे में, यानी खुले में, धूप में, बारिश में सड़ रही हैं। अब तो खैर जीर्ण अवस्था में आ चुकी हैं। जो मेरे पास रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है कि सरकार लाभार्थियों को वितरित करने से पहले इन साइकिलों को फिर से रंगने और नवीनीकरण करने की योजना बना रही है। शैक्षणिक वर्ष शुरू हुए 4 महीने से, अब तो खैर ज़्यादा हो गया क्योंकि जब ये रिपोर्ट तैयार की गई थी तब 4 महीना शुरू हुए थे जो शैक्षणिक वर्ष होता है। तो बीत चुका है ये समय।
फिर भी लड़कियों को उनकी साइकिलें अब तक नहीं दी गईं। साइकिलों की गुणवत्ता की जांच करने की मांग की गई है और यदि निविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो साइकिल कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों और ख़ास करके उन अधिकारियों के ऊपर हुक्म देने वाले जो नेता और मंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी हम डिमांड करते हैं। और गुजरात सरकार का जो भ्रष्टाचार खोलने का ये काम है, ये यूं ही जारी रहेगा। मैं आप सभी गुजरात वासियों से अपील करता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा घोटाला है, सरकार के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई ऐसा मुद्दा है, उसे आप पर्सनली मुझे आप टैग करिए, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और आप मुझे भेजिए और मैं उसे उजागर करूंगा। अब आते हैं दूसरी डबल इंजन सरकार के बारे में विस्तृत रिपोर्ट बताने जा रहा हूं मैं, और वो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कई सालों से बीजेपी की डबल इंजन सरकार चल रही है। इसके बावजूद फिर से सरकार बनाने के बाद अपने पहले ही बजट में बीजेपी ने 2 प्रमुख वादे तोड़ दिए। मोदी की गारंटी थी किसानों का लोन माफ़ करने की, पर बजट में इसका अब तक कोई जिक्र नहीं हुआ है और ना आगे होगा। मोदी की गारंटी थी चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को जो 1500 रुपये मिलना था उसको 2100 रुपये कर दिया जाएगा। ये भी मौजूदा बजट के एजेंडे से बाहर कर दिया गया है। यही नहीं, महाराष्ट्र में बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार की कुछ विशिष्ट उपलब्धियां हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। शिवाजी महाराज के नाम पर ये राजनीति करते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज के नाम से चल रही शिव भोजन योजना, जिसमें गरीबों को 10 रुपये में खाना मिलता था, उसे इन्होंने पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। इसके बदले अब शिवाजी महाराज और मराठा नायकों के लगभग 1 दर्जन मेमोरियल देश भर में बनाए जाएंगे। आप समझ रहे हैं, वो मेमोरियल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत वो 10 रुपये में जो गरीब को भोजन मिल रहा था। क्यों? इसीलिए इस डबल इंजन सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए हमारे शीर्ष नेता कहते हैं कि ये दरअसल गरीबों की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार है। सचमुच। और बहाना क्या रहता है इनका? खाली है खजाना। खजाना खाली होने की वजह से ये डबल इंजन सरकार महिलाओं और किसानों को किया वादा पूरा नहीं कर पा रही है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में जनता को रिझाने के लिए प्रत्येक जिले का जो बजट होता है उसको 11% बढ़ा दिया है। ये है महाराष्ट्र में डबल इंजन का रुतबा। डबल इंजन की सरकार में खोखे की पहचान एक राजनीतिक करेंसी के रूप में हुई है। एक खोखे का मतलब होता है 1 करोड़ रुपया। खोखे का भरपूर इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को तोड़ने और विधायक खरीदने में महाराष्ट्र में किया जाता रहा है। आप लोगों ने इसकी खबरें भी सुनी होंगी। इसलिए जहां डबल इंजन की सरकार का बजट 7 लाख खोखा है, यानी 7 लाख करोड़ है, वहीं सरकार पर कर्ज 8 लाख खोखे का है, मतलब 8 लाख करोड़ रुपए का है। दिसंबर में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने दावोस में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से 15 लाख करोड़ अर्थात खोखे के MOU साइन किए थे। अब इन MOU पर अब तक उसमें से 1 रुपये का भी निवेश महाराष्ट्र में नहीं किया, ठीक वैसा ही जैसा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इतने लाख करोड़ का MOU साइन हो गया और आज तक वो MOU का कहीं कोई अता पता नहीं है, न 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट आया, बल्कि उल्टा एक वो पकड़ा गया फर्जी जो 13,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का MOU साइन किया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ,
उसने जो है उत्तर प्रदेश के लोगों से लगभग 8-8.5 हज़ार करोड़ रुपए वसूल के भाग रहा था विदेश, तो फिर उसको पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में। तो इस तरीके की है इनकी डबल इंजन। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जो टाटा, बिरला, अंबानी जैसे दिग्गज उद्योगपतियों की कर्म भूमि है, पर राजनीतिक हफ्ता वसूली के डर से जो नए निवेशक हैं ये महाराष्ट्र में अब निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि ये जो राजनीतिक हफ्ता वसूली करने वाली सरकार है, और अगर हम यहाँ निवेश करेंगे तो ये हमें और नोच खाएंगे। और यही कारण से जो ये 15 लाख करोड़ रुपए के जो MOU साइन हुए थे वो नीलबटा सन्नाटा हैं। तो डबल इंजन की सरकार खुद इतने ईंधन की खपत कर रही है कि जनता के लिए या जनता के पास खर्चा करने के लिए बच ही नहीं रहा है। किसी ज़माने में आर्थिक मामले में तमिलनाडु महाराष्ट्र से काफ़ी पीछे था, पर आज तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से 1.5 गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो ये है डबल इंजन की सरकार का डबल ट्रिपल कमाल। अब अगर इसके बाद भी किसी को डबल इंजन की सरकार चाहिए तो ये अपने आप में किसी कमाल से कम नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप मानते हैं नहीं मानते ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। खैर, अब आते हैं हम आज की अपनी दिल्ली की जो महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि दिल्ली से भी एक महत्वपूर्ण खबर मुझे अभी मिली है। मैं उस खबर पर भी आपका ध्यानाकर्षण करूंगा कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कल एक बयान दिया था कि होली के अवसर पर बहुत ही शानदार, कहूँगा कि ये बधाई संदेश दिया है उन्होंने, क्योंकि जो अच्छा है उसे तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं है। अपने पद की गरिमा के अनुरूप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने सभी को जिम्मेदारी और मर्यादापूर्ण तरीके से होली मनाने का आह्वान किया था कल। पर कुछ ट्रोल्स, जो बीजेपी के ट्रोल्स कहलाते हैं, उनमें मैं खास करके एक नाम लेता हूँ, उसका नाम है तजिंदर पाल बग्गा, जिसका कल मैंने ट्वीट भी किया था अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है एक्स के नाम से जाना जाता है अब, आपका राम गुप्ता। तो उससे मैंने उसको ट्वीट भी किया था, और उसमें जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का ये बधाई संदेश भी मैंने उसमें वीडियो शेयर किया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ ट्रोल्स को इस संदेश में हिंदुओं की भावना पर ठेस जैसा लगा था। ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल पिछले कुछ सालों में बीजेपी के बड़े नेताओं के आग उगलते भाषणों से देश में अनगिनत रक्त बीज पैदा हो गए हैं, और अब इन रक्त बीजों को खुद अपने ही नेताओं की यदा कदा सेंसिबल बात भी हिंदू रिट्रीट जैसी लगती है। इन रक्त बीजों को हिंदू जागृति के नाम पर उद्दंडता का लाइसेंस चाहिए होता है, इसलिए इन्हें उद्दंडता वाली बात करने वाला नेता ही अच्छा लगता है। लिहाजा पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने अपने राजनीतिक मकसद के लिए सामाजिक रक्त बीज बनाए। अब यही रक्त बीज अपनी मेजोरिटेरियन भावना की पुष्टि के लिए अपने जैसी ही भाषा बोलने वाले नेता बीजेपी में चाहते हैं। खैर, रेखा जी को उनकी सौम्यता के लिए बधाई, और भविष्य में भी अपने विचारों पर टिके रहने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सभी को पुनः होली मुबारक हो। ईश्वर हमें प्रकृति के सभी रंगों को अपनाने की शक्ति दे, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, खुद करिए, और अपने यार दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों से भी सब्सक्राइब कराइए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।
अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन दबाते हैं, तो इससे क्या है कि जो खबरें आप तक वाकई में पहुंचना चाहिए और वो खबरें नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो खबरें मेरे इस केजरीवाल जिंदाबाद नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक डायरेक्ट पहुंचेंगी। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है और सब्सक्राइबर नहीं करना है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो और फिर इसके बाद बेल आइकॉन नहीं दबाते हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और नोटिफिकेशन जब तक नहीं जाएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या वीडियो बना के आप दे रहा हूँ। तो इसलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है मेरा कि आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जब भी विजिट करें तो पहले वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद उसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।